हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब स्टूडियो। आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 9th बायोलॉजी चैप्टर 1 कोशिका जीवन के आधारभूत इकाई, जिसका हम लोग लघुत्तरीय प्रश्न को हल करेंगे। पिछले क्लास में हम लोग अति लघुत्तरीय प्रश्न को हल किए, वो वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहां से जरूर देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं मेरे प्यारे साथियों। सबसे पहले देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किन्हीं दो प्रमुख कार्य बताना है। इतना सारा आपको दिया गया है, ठीक है, 9 गो, जिसमें से आपको दो का ही प्रमुख कार्य बताना है। तो हम पहला और सेकंड को ही आपको बता देते हैं फटाफट। चलिए मेरे प्यारे साथियों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। देखिए, फर्स्ट है राइबोसोम। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण सक्रिय स्थल है, अर्थात कोशिका में प्रोटीन की आपूर्ति करता है। मेरे प्यारे साथियों, जो राइबोसोम है वो कोशिका में प्रोटीन का आपूर्ति करता है, ठीक है। चलिए सेकंड नंबर है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, तो आप जानते ही होंगे, इसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। ये क्लास 10th में आता है मेरे प्यारे साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर याद कीजिएगा, क्योंकि क्लास 10th में काफी बार पूछ चुका है कि कोशिका में पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का। इसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। इसी में सारी ऊर्जा संग्रह करता है, ठीक है, ये सारी ऊर्जा को संग्रह करता है तथा जरूरत पड़ने पर पूर्ति करता है। चलिए इसके बाद हम लोग देखेंगे सेकंड नंबर प्रश्न, किस प्रकार की कोशिका को प्रोकैरियोटिक कोशिका कहा जाता है। तो इसका आंसर कुछ इस प्रकार हो जाएगा, बैक्टीरिया जिसे यानी जीवाणु एवं साइनोबैक्टीरिया की कोशिका को प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं, जिसमें केंद्रक का अभाव होता है। इनमें झिल्ली युक्त कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। इनमें केवल राइबोसोम पाया जाता है, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। तो इस प्रकार आप सेकंड का भी लिख लीजिएगा फटाफट। चलिए थर्ड नंबर प्रश्न को देखते हैं। थर्ड नंबर में पादप कोशिकाओं और जंतु कोशिकाओं के मुख्य अंतर क्या है। तो इसका आपको हम स्क्रीनशॉट लगा देते हैं। देखिए, पहला पादप कोशिका में दिया हुआ है मेरे प्यारे साथियों, ठीक है, नियमित आकार, इस साइड आप लिखे है अनियमित आकार। एक साइड है सेलुलोज को बनी निर्जीव कोशिका, एक अनुपस्थित। पहले सीड उपस्थित होता है एवं यूग्लिना को छोड़कर सभी जंतु कोशिका में उपस्थित होता है। तो आप इसको लिख लीजिएगा, काफी आसान था। चलिए आगे देखेंगे हम लोग फोर्थ नंबर प्रश्न, यदि गाल्जी उपकरण न हो तो कोशिका पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो 4 नंबर का आंसर कुछ इस प्रकार हो जाएगा, गाल्जी उपकरण कोशिका में मुख्य स्वतंत्र का कार्य करता है, ठीक है। पादप सेल विभाजन के समय कोशिका प्लेट बनाने में सहायक है। इसके अभाव में कार्य रुक जाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, जब गाल्जी उपकरण नहीं रहेगा तो क्या होगा, कार्य रुक जाएगा, कार्य नहीं हो पाएगा। 5 नंबर प्रश्न देखिए, कोशिका को किस अंग को बिजली घर कहते हैं और क्यों। तो मेरे प्यारे साथियों, ये पहला जो बताया था आपको माइटोकॉन्ड्रिया, तो कोशिका में पावर हाउस किसको कहा जाता है, यानी बिजली घर किसको कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का। और क्यों, तो क्योंकि वो सारा ऊर्जा का संरक्षित करके रखता है। आप उसको लिख सकते हैं, दूसरा का यही आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग 6 नंबर प्रश्न हम लोग का, एंडोसाइटोसिस किसे कहते हैं। तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं फटाफट। तो इसका आंसर कुछ इस प्रकार है मेरे प्यारे साथियों, एकाकोशिकीय जंतुओं के कोशिका झिल्ली द्वारा अपने बाह्य वातावरण से भोज्य पदार्थों के अंतर्ग्रहण की क्रिया एंडोसाइटोसिस कहलाती है। इस प्रकार आप लिख लीजिएगा, काफी आसान था। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 7 नंबर, लवक कितने प्रकार के होते हैं, इनके कार्यों को आपको लिखना है। तो ये प्रश्न काफी अच्छा है। तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे, लवक 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा था, बर्निक लवक। अब बर्निक लवक के क्या कार्य है इसके बारे में जान लेते हैं। यह फलों फूलों के रंग निर्धारण में सहायक होता है। मेरे प्यारे साथियों, यदि किसी का रंग लाल है तो वो किसके कारण होता है, बर्निक लवक, ठीक है। फिर अवर्निक लवक, खाद्य पदार्थों के संग्रह में सहायक होता है। ये जो होता है खाद्य पदार्थों को संग्रह करता है, संग्रह यानी जोड़ता है, ठीक है। तीसरा है हरित लवक, पत्तियों में जो इनके हरा और ताजा बनाए रखते हैं। जो पत्ती मेरे प्यारे साथियों हरा होता है और वो ताजा रहती है, वो किसके कारण, हरित लवक के कारण। तो ये हो गया 7 नंबर का आंसर। चलिए आगे देख लेंगे हम लोग 8 नंबर प्रश्न, केंद्रक झिल्ली में पाए जाने वाले छिद्र को क्या कहते हैं, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। तो 8 नंबर का कुछ आंसर इस प्रकार हो जाएगा, केंद्रक झिल्ली पर पाए जाने वाले छिद्र को न्यूक्लियर पोर कहते हैं, जिसके द्वारा केंद्रक द्रव एवं कोशिका द्रव के बीच आवश्यक पदार्थों का आदान प्रदान होती है, ठीक है। तो इस प्रकार आप सिंपल है काफी। चलिए आप फटाफट लिख लीजिएगा। 9 नंबर में मेरे प्यारे साथियों, जीन की आनुवंशिक इकाई क्यों कहते हैं, ठीक है। जो जीन है उसको आनुवंशिक इकाई क्यों कहते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। जीन में वे सारी आवश्यक सूचनाएं अस्थायी रूप से संचित रहती है जो कोशिकाओं में उपापच वृद्धि एवं अगली पीढ़ी में उसके उत्पादन को नियंत्रित करती है, जिसको बोलते हैं ना मेरे प्यारे साथियों, डीएनए।
इसी के कारण होता है, ठीक है। जिसके कारण ये पैतृक गुणों को अपने संतति में लाने का कार्य करते हैं। इसके कारण जीन की आनुवंशिक इकाई कहते हैं। जैसे हम लोग अपने माता पिता के रूप में किसके कारण होते हैं, तो डीएनए के कारण में, तो यही जीन के कारण होता है। चलिए आगे देख लेंगे हम लोग 10वां नंबर प्रश्न, विसरण तथा प्रासरण में क्या अंतर है। चलिए तो इसका आंसर कुछ इस प्रकार हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, गैस द्रव तथा विलय अणुओं की उनके अधिक सांद्रता के क्षेत्र से कम सांद्रता के क्षेत्र की ओर होने वाली गति विसरण कहलाती है। ये क्लास 12 में पढ़ना है मेरे प्यारे साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है। विसरण और अर्धपरागम झिल्ली ये सब सभी प्रासरण हो या विसरण हो, सभी क्लास 12 में पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए इसमें दिया गया था उनके अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र में, ठीक है। समझिए कि ये हो गया हम लोग का एक मिश्रण, इसमें यहाँ पे अर्धपारगम झिल्ली होता है, इसी को बोला जाता है, ठीक है। तो अधिक से अगर कम दाने आने लगे तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, विसरण। जबकि विलायक या जल, आपको पता होगा कि इसमें दो ही चीज होता है, विलय और विलायक। जल अणुओं की गति एक अर्धपारगम झिल्ली द्वारा हो तब उसे प्रासरण कहते हैं। ये प्रासरण भी क्लास 12 में ही पढ़ना है, तो इसको आप अभी से ही याद रखिएगा, तो काफी आपको आगे जाके मदद मिलेगा। अगर आप ही अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आप क्लास 10th में जाने वाले हैं और क्लास 10th के लिए ये चैनल मोस्ट इंपोर्टेंट है। 11 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे, जीवों में पदार्थों के परिवहन की क्या आवश्यक है, ठीक है। तो 11 नंबर प्रश्न यहाँ से हो जाएगा हम लोग का कि जीवों के शरीर सुचारू रूप से वृद्धि विकास के लिए पदार्थों का परिवहन अनिवार्य है, ठीक है। जीवों का जो भी शरीर में वृद्धि विकास के लिए पदार्थों के परिवहन अनिवार्य है तथा परिवहन के द्वारा ही शरीर के विभिन्न भागों में पोषण पहुंचता है। चलिए मेरे पास आगे देखते हैं हम लोग। 12 नंबर प्रश्न हो जाता है, क्रोमोसोम तथा क्रोमोडिट में क्या अंतर है। तो इसका आंसर हम लोग यहां से लिखेंगे, क्रोमोसोम न्यूक्लियो प्रोटीन से बने महीन लंबे जटिल कुंडलित धागे के रूप में केंद्रक में पाए जाने वाली रचना है, ठीक है, जो क्रोमोसोम, ठीक है। पैतृक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाने का कार्य करते हैं। प्रत्येक क्रोमोसोम दो समांतर क्रोमेटिड्स के बने होते हैं, अर्थात क्रोमोटिस्ट क्रोमोसोम के रचनात्मक घटक है। पूछेगा आपको कि रचनात्मक घटक कौन है, तो क्रोमोसोम को क्रोमोडिस्ट्स, ठीक है। 13 नंबर हम लोग का प्रश्न है, यूकेरियोटिक कोशिकाओं के मुख्य लक्षण क्या है। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे, यूकेरियोटिक कोशिकाओं के प्रमुख लक्षण इस प्रकार है। पहला में दोहरी झिल्ली से घिरी हुई एक स्पष्ट केंद्रक की उपस्थिति एवं, यानी दूसरा में आएंगे, झिल्ली से घिरी अधिकांश अंग को जो दक्षता पूर्वक अपने विशिष्ट कार्यों का निष्पादन करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार दो लक्षण हो गया। 14 नंबर प्रश्न है, वायरसों में सजीवों का लक्षण क्यों नहीं पाया जाता है। तो चलिए इसके बारे में फटाफट जान लेते हैं हम लोग। वायरसों में किसी प्रकार की झिल्ली नहीं होती है, जो वायरस होता है मेरे प्यारे साथी उसमें किसी प्रकार की झिल्ली नहीं होती है, इसीलिए इनमें जीवन के लक्षण तब तक परिलक्षित नहीं होते हैं जब तक कि किसी सजीव के शरीर में प्रविष्ट करके कोशिका के मशीनरी का उपयोग कर अपना बहुगुणक नहीं करते हैं, ठीक है, बहुगुणक नहीं करते हैं। और अब लास्ट प्रश्न में मेरे साथ, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के पास भी शेयर कर दे, क्योंकि ये चैनल आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। बार बार बोल रहे हैं मेरे साथ, क्योंकि क्लास 10th का सभी का हल करके ये अभी से ही अपलोड कर दिया गया है। 9th का नहीं किए थे, इसीलिए 9th का भी बना के डाल देते हैं। चलिए देख लीजिए यहाँ 15 नंबर की, चिकनी अंतःपद्रवी जालिका पर राइबोसोम एक ही में लिखिएगा, अनुपस्थित होते हैं एवं वे वसा एवं कोलेस्ट्रॉल का संश्लेषण करते हैं, जबकि खुरदरी अंतःपद्रवी जालिका पर राइबोसोम उपस्थित होता है, ठीक है, जो प्रोटीन का संश्लेषण करती है। तो इस प्रकार हम लोग का अति लघु उत्तरीय प्रश्न हल हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को अपलोड करेंगे। तो आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के पास भी शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।